सुजीत सिंह। आज का जो टॉपिक है वो फाइनली हमने तीनों एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो बेसिकली है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। कोई मुझे बता सकता है कि भाई डीएनए को ही मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल हमने क्यों कंसीडर किया? उसके पीछे रीजंस हैं। आज उन्हीं सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो लेसन्स क्रिएट करूँ ताकि आप सभी लोगों की हेल्प हो सके। आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में, आपके नीट के एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और बिलीव कीजिए ये सारे टॉपिक बहुत ईजी हैं। जस्ट आप इन वीडियो सीरीज़ को आप एक बार देखिए, दो बार देखिए और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। मेरा काम है इन टॉपिक्स को बहुत ही इलेबोरेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब करना, एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना। इन वीडियोस लेक्चर्स को आप देखिए, बुक्स रीड कीजिए, देन अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। आपके सारे पॉइंट्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले जो पहला प्रॉपर्टी है ये, इसको हम कह सकते हैं इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका कॉपी। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। तो पहला पॉइंट वहीं से आता है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका कॉपी। तो यहाँ पर किसी और चीज़ की नहीं बात हो रही है, बात हो रही है रेप्लिकेशन प्रोसेस की। तो हमने इन पॉइंट्स को हम पहले मेंशन कर देते हैं और इन पॉइंट्स को फिर हम बहुत डिटेल वे में अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा पॉइंट है इट शुड बी केमिकली and structurally stable। मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो है वो केमिकल लेवल पर और स्ट्रक्चरल लेवल पर क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये अपनी रेप्लिका कॉपी जनरेट कर सकता है, मीन्स रेप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये केमिकल और स्ट्रक्चरल लेवल पर क्या हो? स्टेबल हो। थर्ड जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल का, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस का मतलब यहाँ पर जेनेटिक लेवल में चेंजेस है, तो हम इसको बोलते हैं म्यूटेशन। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो हमने 3 पॉइंट्स को देखा यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है वो बेसिकली इट एक्सप्रेस इन मेंडेलियन
मीन्स जो जीन जो है वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए जो है वो फर्दर प्रोटीन बनेगा। तो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है कि वो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्रेस करेगा। अब इन पॉइंट्स को हम समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस हम समझते हैं। पहले पॉइंट्स को हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमने पहले पॉइंट को देखा कि चलिए एक छोटे से चीज़ को हम और क्लियर कर देते हैं पहले, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डीएनए के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। बट डीएनए के फॉर्म में क्या है? मोस्ट कॉमन, और ये क्या है? बहुत ही रेयर है, ये आप कह सकते हो, या बहुत ही कम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में है। मोस्ट कॉमन मीन्स अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वायरसेस, वो भी सभी वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ वायरसेस की फैमिली हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो आप HIV वायरस, अभी कोविड का टाइम है तो कोरोना वायरस में भी क्या है? आरएनए का जीनोम है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के फॉर्म में भी होता है और आरएनए के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए। तो पहला हमने पार्ट देखा, पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये क्या कर रहे हैं? इट शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका कॉपी। रेप्लिका कॉपी का मतलब ये है कि सपोज डीएनए है, तो डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इन्फॉर्मेशन फर्दर एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ mRNA, इन द फॉर्म ऑफ mRNA। mRNA को हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। तो डीएनए से mRNA के सिंथेसिस में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फाइनली जो ये इंफॉर्मेशन mRNA में कन्वर्ट हुई है, फर्दर ये एक्सप्रेस होती किस में? प्रोटीन में। और यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो डीएनए है वो mRNA में कन्वर्ट होता है, mRNA जो फर्दर एक्सप्रेस होता है किस फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ हम आपको और बता दें कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में होते हैं वो फर्दर डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये HIV के केस में हम आगे के चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बात तो क्लियर है। और इस पूरे प्रोसेस को, अगर हम पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, मीन्स ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम बोल देते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन। अगर हम रेप्लिकेशन को थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करें कि रेप्लिकेशन क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास एक डीएनए है और ये जो डीएनए है इसकी अपनी खुद की एक पोलैरिटी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 3 प्राइम ही क्यों बोलते हैं और 5 प्राइम ही क्यों बोलते हैं? हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा कि 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम
5 प्राइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। किस कार्बन पर? पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर। तो 5th कार्बन पर पेंटोज शुगर बाइंड होने की वजह से डीएनए का जो एक एंड है उसको हम 5 प्राइम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 प्राइम एंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेंटोज शुगर के 3rd प्राइम पर ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करके वहाँ पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन होते हैं। तो डीएनए के एक एंड को हम 3 प्राइम एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है 3 प्राइम एंड पर, 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इसी वजह से डीएनए की एक अपनी पोलैरिटी है, और पोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो सपोज ये आपका एक क्या है? डीएनए। अब होगा क्या कि अगले स्टेप्स में अगर ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, तो आप ये देखोगे कि ये स्ट्रैंड्स आपस में क्या हो जाएंगे? पहले डीनेचर होगा, तो डीनेचर होने पर क्या होगा? डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड की है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बात तो क्लियर है। अब ये स्ट्रैंड जो है वो एक्चुअल जिस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेरेंटल डीएनए। इसको भी हम क्या बोलेंगे? पेरेंटल डीएनए। हालांकि इन टॉपिक्स को हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे एंजाइमेटिक लेवल पर कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यू स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो जाएगी। न्यू स्ट्रैंड क्या हो जाएगी? सिंथेसाइज हो जाएगी। और सिंथेसाइज होने के बाद आप ये देखोगे कि एक डीएनए की कॉपी की हेल्प से 2 डीएनए फॉर्म हो गए। मीन्स इसने क्या किया? इट्स जनरेट इट्स रेप्लिका कॉपी थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब ये स्ट्रैंड जो है ये न्यू स्ट्रैंड है, न्यूली स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो पॉइंट था, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका कॉपी थ्रू रेप्लिकेशन प्रोसेस। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा ना कि वो केमिकल और स्ट्रक्चरल लेवल पर क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अब स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन करो। फर्दर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। किसके रिस्पेक्ट में? आरएनए के रिस्पेक्ट में। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को कि डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहली चीज़ हमने आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको बहुत डिटेल में बात किया है। आप प्लीज़ उन सारे वीडियोस को जाके देखिएगा और वहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए या बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। कोई मुझे बता सकता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर कितने कार्बन से मिलकर के बना होता है? 5 कार्बन से। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक तरह का पेंटोज शुगर है। और आरएनए की केस में कौन सा शुगर है? तो राइबोज शुगर है। और ये राइबोज शुगर भी कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका, बट एक सेकंड कार्बन पर एक ग्रुप के डिफरेंस होने की वजह से इनका नेचर डिफरेंट हो जाता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में एट सेकंड कार्बन देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और राइबोज शुगर में एट सेकेंड कार्बन देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये बात तो क्लियर है।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतनी चीज़ तो सभी को क्लियर हो गई। डिफरेंस कि डीएनए और आरएनए में जो पेंटोज शुगर है वो किस लेवल पे डिफाइन है, बात क्लियर है। तो अगर हम इसको देखें तो हमने ये समझा कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के केस में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनके स्टेबिलिटी में। अब बात आती है कि डीएनए क्यों ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल इसलिए हम बोल रहे हैं, शुगर में हाइड्रोजन एटम और राइबोज शुगर में आपको कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है ये ब्रेक नहीं करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स एक ही डीएनए के स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो डज नॉट, ये आप कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम डज नॉट ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि बहुत ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से रिएक्ट नहीं कर पाता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से रिएक्ट कर जाता है। तो ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बात तो क्लियर है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये रिएक्टिविटी शो करता है जिसकी वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो आरएनए के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डीएनए में या आरएनए में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनसे रिएक्टिविटी शो करता है। इसी वजह से जो डीएनए है वो आरएनए के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मतलब इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू और समझा देता हूँ कि सपोज जो ये डीएनए है, डीएनए में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये डॉट डॉट क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इन न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं जिनमें पेंटोज शुगर है। अभी हम पेंटोज शुगर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो पेंटोज शुगर पे कौन सा सेकंड कार्बन पर एटम होगा, हाइड्रोजन एटम होगा और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर देगा। ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो रिएक्टिव नहीं सो है। लेकिन वहीं अगर हम देखें आरएनए के केस में, तो आरएनए पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक कर देंगे तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे, अलग अलग क्या हो जाएंगे, डीएनए ने क्या कर दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने की वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी और यही एक रीज़न है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं इनके लिए बहुत एक्यूरेट फॉर्म में मेडिसिन या वैक्सीन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो रेट ऑफ चेंजेस है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। और ये हमने थर्ड पॉइंट को जब हम स्टडी करेंगे कि वहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए एंड आरएनए, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि डीएनए जो है वो बहुत ही स्लोली म्यूटेट करता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए में म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से चेंज भी करता है, ठीक है। पहली चीज़ कि म्यूटेशन रेट ज़्यादा है और दूसरी चीज़ इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गया। तो थर्ड पॉइंट जो है स्टेबिलिटी के केस में अगर हम देखें तो डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में। तो यहाँ 2 पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया कि एक तो शुगर, पेंटोज शुगर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। दूसरी चीज़ हमने बात किया था कि डीएनए में एडेनिन जो है थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन वहीं अगर हम आरएनए के केस में देखें तो यहाँ पर एडेनिन जो है वो यूरासिल नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यूरासिल की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल आरएनए नहीं होता है, ठीक है। पहला, दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम पढ़ें कि यहाँ पर म्यूटेशन रेट, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी,
तो ये किसकी बात हम कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन के रेट में, अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो आप रिस्पॉन्स ये कर सकते हैं, म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच sudden inheritable changes occur in the sequence of DNA और RNA। मीन्स DNA और RNA की जो एक अपनी यूनिक सीक्वेंस है, किसी भी जीन में जो DNA प्रेजेंट है उनमें ATGC का एक स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में सडनली कोई चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। दैट्स वाई म्यूटेशन इज द प्रोसेस। म्यूटेशन एक तरह का प्रोसेस है, इसमें सडन ही इनहेरिटेबल चेंजेस अकर होते हैं, जिसकी वजह से जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो mRNA का सिंथेसिस जो हो रहा है वो mRNA की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जब mRNA की सीक्वेंस अगर चेंज होती है तो उस जीन से बनने वाला प्रोटीन का भी नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसे हम आगे के टॉपिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे कि म्यूटेशंस क्यों होते हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं और म्यूटेशंस होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है। तो अगर इसको बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसमें एक तरह का क्या है, ये ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर है, बेसिकली ब्लड का जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में एक प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स में चेंजेस होने की वजह से आरबीसी के स्ट्रक्चर्स में डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और फाइनली उनकी लाइफ स्पैन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, कि रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हमने अंडरस्टैंड किया और म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में हमने अंडरस्टैंड किया, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में हमने अंडरस्टैंड किया कि जीन जो है वो mRNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, mRNA जो है फर्दर प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है और फाइनली जो है जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती है प्रोटीन के फॉर्म में। तो हमने आज के लेक्चर्स में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया और पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्क्राइब भी किया कि क्यों डीएनए ज़्यादा सुपीरियर है आरएनए के कंपैरिजन में। बट होता जो जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिजम्स में डीएनए के फॉर्म में होता है। बहुत ही कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो भी एग्जांपल क्या है? वायरसेस। सभी वायरसेस नहीं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वायरसेस की एक अपनी बड़ी फैमिली है और उस बड़ी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़े से ऐसे वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो आज का लेक्चर्स हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इन टॉपिक्स को बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें और आप सभी अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में और नीट के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। मेरा मेन टारगेट यही है कि ऐसे बच्चों की हेल्प की जाए जो यूट्यूब्स की हेल्प से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इन वीडियो सीरीज़ को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप देखिए, जब तक देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाता है। और इनकेस अगर किसी भी टॉपिक में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं दोबारा से उन टॉपिक्स को और भी ज़्यादा डिटेल वे में अंडरस्टैंड करेंगे।